माया कितनी देर सोई थी और इस बीच कितना वक्त गुजर चुका था, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब उसकी नींद खुली तो जैसे रात हो रही थी और यह देखकर अचानक ही उसे अजीब सा लगा कि उसके आसपास वहां पर कोई भी नहीं था। यानी वो अकेले ही उस कमरे में इतनी लंबी नींद ले चुकी थी। माया उस कुर्सी से उठी और उसने अपने आसपास देखा। उसके सामने उस कमरे का खुला हुआ दरवाजा था। वो दरवाजे से बाहर निकली और उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत लंबी गैलरी थी जिसमें लाल रंग का एक गलीचा बिछा हुआ था और बहुत से कमरों की एक लंबी कतार बनी हुई थी। माया जब अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरफ आ गई है। वहां ऐसा लग रहा था जैसे उस पूरी गली में एक ही जैसे कमरे बने हुए हैं। वो बहुत आगे तक जाकर सिर्फ एक दिशा में बढ़ रही थी। ये नहीं जाना जा सकता था कि वे कमरे कहां तक हैं और वो गली जिस मोड़ पर जाकर खत्म होगी वो कितनी दूर है। मगर ये क्या? उसके आगे उसने ध्यान दिया कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो किसी से बात करके इस सारी पहेली का जवाब मांग सकती हो। इसलिए वहां से निकलकर वो आगे चल पड़ी। उस गलीचे पर पैर रखते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसे लग रहा था जैसे उसके साथ साथ वो गलीचा भी चल रहा हो। काफी देर तक आगे चलने के बाद माया को लग रहा था जैसे वो अभी भी वहीं खड़ी थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। जब माया ने चलना शुरू किया था तो यह देखकर माया को समझ नहीं आया था कि यह किस तरह का अजीबोगरीब हिस्सा था। घबराकर माया उसी जगह रुक गई और फिर उसने अपने सबसे करीब के कमरे के दरवाजे पर देखा। वो देखना चाहती थी कि वहां पर कोई अंक हो या कोई ऐसा तरीका हो जिससे उसे पता चले कि ये कौन सा कमरा था। अगर उन कमरों के दरवाजों पर कोई अंक होते तो उसे यह अंदाजा लग जाता कि वो आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ। लेकिन माया को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो सारे कमरे एक जैसे थे। उसमें से किसी भी कमरे पर कोई भी ऐसा निशान या कोई भी ऐसा अंक नहीं था जिससे ये जाना जा सके कि वो कमरा किसी दूसरे कमरे से किसी भी तरह अलग हो। ये स्थिति समझने के बाद माया को तुरंत उस तरह की घबराहट होने लगी जैसे किसी एक छोटे कमरे में बंद होने पर अक्सर लोगों को होने लगती है। हालांकि वो किसी छोटे कमरे में बंद नहीं थी। उसके आगे और पीछे बहुत सारे और बहुत ही आलीशान कमरे थे, लेकिन वो एक कमरे को दूसरे से अलग देख सकने में सफल नहीं हो पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किस तरह की भूल भुलैया है। क्या ये किसी तरह का मजाक है जो उसके साथ किया गया है, या कोई परीक्षा ली जा रही है, या फिर ये कोई बुरी चीज और बुरी शक्ति का असर है। हालांकि उसके यहां आने के ठीक बाद जिस तरह से उससे व्यवहार किया गया था, या फिर श्वेता ने जिस तरह से उसे अपनी सारी बातें बताते हुए और उसकी मदद करते हुए उसे यहां पर बुलाया था, उस सब के हिसाब से तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बनती थी कि माया को किसी तरह की घबराहट होनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो सब वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, तब तो उसकी नींद लगने के शायद 10 या 15 मिनट बाद ही किसी को आकर उसे जगाना चाहिए था। उसे बताना चाहिए था कि उसे श्वेता ग्रोवर कहां मिलेगी और उसे श्वेता से अपनी बातचीत करने के बाद वापस अपने शिविर में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था और उसे अभी यह भी नहीं पता था कि वो कितनी देर सो चुकी है और उसके आसपास बात करने वाला भी कोई नहीं था जिससे वो कुछ पूछ सके। जब उसने वापस मुड़कर दूसरी दिशा में चलना चालू किया तो अब वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि इनमें से वो कौन सा कमरा था जिसमें वो सोई हुई थी। ये सारे कमरे बिल्कुल एक जैसे थे। एक के बाद एक कमरा चला आ रहा था। माया ने दूसरी दिशा में चलना बहुत देर तक जारी रखा। वो उन कमरों के अंदर झांक झांक कर देख रही थी कि शायद उसमें से किसी में रखी हुई कुर्सी थोड़ा अलग तरीके से रखी हो, क्योंकि उस पर माया लेटी थी और वो उसे पहचान जाती। लेकिन उसमें से किसी में भी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था। वे सब एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि थे और ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि यह समझा जा सके कि एक कमरा दूसरे से अलग
कैसे था। माया उस दिशा में तेजी से दौड़ने लगी। उसके नीचे वो गलीचा उसी तेजी से फिसलता जा रहा था। माया तेज से तेज दौड़ती जा रही थी और वो हर कमरे को देखती हुई बस किसी भी तरह दौड़कर उस सारी गली को लांघकर कोने तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन माया के साथ सब कुछ उसके आगे दौड़ता जा रहा था और जिस गति से वो आगे बढ़ रही थी उसी गति से वो सब भी आगे बढ़ रहा था। ये सब ऐसा था जैसे किसी समंदर में कोई जहाज बड़ी तेजी से जाकर धरती के किनारे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई गुब्बारा आसमान में ऊपर जाता हुआ आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और ये कोशिश उसे इस बात का एहसास दिला रही थी कि आगे जो आसमान है वो दरअसल कोई एक स्थिर चीज नहीं जिसे इस तरह आगे बढ़कर पकड़ा जा सके, बल्कि आसमान एक तरह का भ्रम है। वहां उसके सामने जैसे बस अंतरिक्ष का वो छोर है जहां तक उसकी आंखें देख पा रही हैं। ये ख्याल आने पर माया वहीं थक कर खड़ी हो गई। वो जोर जोर से हाँफ रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने माथे पर से पसीने की बूंदें हटाई और भागकर अपने चारों ओर देखा। उसे लगा कि वो वहीं टकरा कर गिर पड़ेगी। उसने अपनी आंखें बंद करके जोर की सांस ली और गलीचे पर बैठ गई। वहां बैठने के बाद माया बुरी तरह घबरा गई थी और उसे लग रहा था कि उसे किसी भी तरह इस अजीबोगरीब जगह से जल्द ही बाहर निकलना है। तब उसे याद आया कि वो पुरानी वाली माया नहीं थी जो ऐसी स्थिति में परेशान हो जाया करती थी। अब उसे महादेवी के अनुशासन और उसकी साधना की हर बात याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसने ऊर्जा के स्तर को एक के बाद एक पाने के लिए कई कठिन दौर पूरे किए और उसके शरीर में स्थित ऊर्जा किस तरह किसी भी लोक के एक कोने से दूसरे कोने तक वार कर सकती है। इस बात का एहसास होने पर माया उठ खड़ी हुई। उसने अपने चारों ओर देखा। सब कुछ स्थिर लग रहा था। माया ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और महादेवी का सिखाया हुआ ऊर्जा का प्रहार बड़ी तेजी से सामने की ओर किया। माया को विश्वास था कि जब ये ऊर्जा का वार उस कोने तक या उसके आगे स्थित किसी भी चीज तक पहुंचेगा तो वहां से परिवर्तित होकर तरंगें वापस उसके पास आएंगी और उसके आधार पर वो अच्छी तरह समझ सकेगी कि उसके सामने जहां पर भी कोई भी चीज है वो कितनी दूरी पर है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितना सफर तय करना चाहिए। यही सब सोचते हुए माया ने ऊर्जा का वार कर दिया। उसके हाथों से बड़ी बड़ी तरंगों के रूप में निकलती हुई ऊर्जा उस कोने की ओर चल पड़ी। वहां ऊर्जा विकसित होती और फैलती एक विकिरण जैसे एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रही थी और अपने आजू बाजू में बने हुए सारे कमरों से टकराने की वजह से वो तरंगे एक दूसरे से परावर्तित हो रही थी। कुछ देर बाद माया को एहसास हुआ कि वो तरंग उस आखिरी कोने के आर पार निकल गई है और जैसे पीछे जा रही थी। दूर कहीं पीछे जाकर किसी ठोस चीज से वो टकराई और वहां इतनी दूर तक जाने के बाद वहां से परावर्तित होकर आने वाली तरंगों की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। माया को जोर का झटका लगा और वो पीछे की ओर झुक गई। माया ने संभलने की कोशिश की और वापस जैसे ही खड़ी होने के लिए वो तैयार हुई तो उसने देखा माया उसी कमरे में अपनी कुर्सी पर सो रही थी और उस ऊर्जा की तरंग का परावर्तित रूप जैसे ही उससे टकराया वैसे ही उसकी नींद खुल गई थी और वो आराम कुर्सी पीछे की तरफ इतनी गहराई तक झुक गई थी कि उससे माया का बैलेंस बिगड़ा हुआ था। खुद को उसने संभाला और खड़ी हुई और उसने अपने आसपास देखा तो ये सब एक सपना था। लेकिन ये कितना अजीब सपना था। इसमें सब कुछ जैसे सच में हो रहा था। माया ने अपने आसपास ध्यान दिया। सब कुछ वैसा ही था जैसे उसके सोने के वक्त था। समय भी लगभग वही हो रहा था। अभी सुबह भी नहीं हुई थी तो शायद उसकी नींद बहुत मुश्किल से 15 मिनट की ही थी। लेकिन इतने में उसे लगा था जैसे उसने कुछ 10 घंटे सो लिए हों और इस बीच उसने वो अजीबोगरीब सपना भी देख लिया था। माया अपने आप पर हंसी और उसने खुद से कहा,
बहुत लंबे वक्त से ऐसा आराम नहीं मिला, इसलिए मेरा दिमाग कुछ का कुछ सोचने लगा है। चलो अब आगे जाकर देखती हूं कि मिस्टर ओबरॉय कहां है, और आखिर ये श्वेता अब तक यहां क्यों नहीं आई। अगर वो यहां नहीं है तो फिर मैं अभी वापस जाऊं और फिर हमारा मिलना किसी और दिन होगा। माया ये सब सोच ही रही थी कि उसे लगा कि दरवाजे के सामने से कोई आ रहा है। वो संभल कर खड़ी हो गई और आने वाले का इंतजार करने लगी। वहां कदमों की आवाज आने लगी और थोड़ी देर में दो लोग दरवाजे के सामने खड़े हो गए। ये दोनों वही लोग थे जिनका इंतजार माया को था। मिस्टर ओबरॉय श्वेता के साथ उसके सामने खड़े थे। मिस्टर ओबरॉय ने माया का अभिवादन किया और कहा, लीजिए, आपको जिनकी दरकार थी उनको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। श्वेता जी, ये माया जी हैं जिन्होंने आपसे मिलने की गुजारिश की थी। हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, श्वेता ने कहा। वाह माया, तो तुम मुझसे मिलने यहां आ ही गई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कैसी लगी ये जगह? ये तो बहुत ही आलीशान जगह है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत होटल कभी नहीं देखा। हाँ, यहां आने वाले लोग अक्सर सबसे पहले यही कहते हैं। चलो तुम्हें ये होटल पूरा दिखाती हूं और बाकी लोगों से मिलवाती हूं। श्वेता माया का हाथ पकड़कर उसे आगे ले चली और जब उस कमरे से दोनों बाहर निकली तो माया ने देखा कि दोनों तरफ उसी तरह की गली थी जिस तरह की उसने अपने सपने में देखी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो गली कोई अनंत गली थी। थोड़ा आगे जाकर ही उसने इस बात का भी एहसास किया। इस सारे कमरों के बाहर बाकायदा अंक लिखे हुए थे। जिस कमरे में वो थी उसका एक खास अंक था। वो कमरा नंबर 335 था और अब वे आगे की ओर बढ़ रहे थे। माया अपने सपने के बारे में सोचती हुई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। श्वेता ने उसकी मुस्कुराहट देखी और पूछा, क्या हुआ? किस बात पर मुस्कुरा रही हो? बस कभी कभी मन में अजीबोगरीब ख्याल आ जाते हैं, माया ने कहा। तो क्या सब कुछ ठीक था होटल विशाखा में? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ पॉकेट FM पर।